नमस्कार, स्वागत है आप सभी का IB स्टार न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त हो चला यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे मिर्जापुर की। तो लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, जिसके बाद मिर्जापुर में प्रशासन तैयारियों में भी जुट गया है। तो लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। इस दौरान चुनाव को सकुशल संपन्न कराने की व्यापक तैयारियां भी शुरू कर ली गई हैं। मिर्जापुर जिले में करीब 9 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसके लिए 1352 पोलिंग सेंटर बनाए जाएंगे। ये जानकारी जिलाधिकारी प्रियांक निरंजन, SP अभिनंदन ने कलेक्ट्रेट में संयुक्त रूप से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। इस दौरान बताया गया कि 85 साल से अधिक उम्र के मतदाता घर में बैठकर पोस्टल बैलेट के सहारे वोट कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि लोकसभा निर्वाचन के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए समुचित प्रबंध भी किया गया है। उपद्रवी तत्वों पर निगरानी रखी जा रही है और जिले में 18 से 19 साल के मतदाताओं की संख्या 25,509 है, जबकि दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 13,236 है। इस दौरान उन्होंने बताया कि 80 साल से अधिक उम्र के मतदाताओं की संख्या 35,457 है और 85 साल से अधिक उम्र के मतदाता अपने घर में ही मतदान करेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय की उद्घोषणा के साथ ही हमारे 79 लोकसभा संसदीय क्षेत्र मिर्जापुर में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। यहाँ 1352 मतदान स्थलों और 2143 मतदान केंद्रों पर निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न होगी, जिसमें लगभग 18 लाख से अधिक मतदाता हमारे भाग लेंगे। और हमारे जनपद में विभिन्न बिंदुओं पर हमने पर्याप्त काम किया है, चाहे वह लिंगानुपात हो, चाहे हमारा EP रेशियो हो या हमारे इलेक्टोरल रोल की सुचिता का प्रश्न। सभी बिंदुओं पर समय समय पर सभी राजनीतिक दलों से समन्वय बनाते हुए और निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की गई है। और इसके साथ ही हमने कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी क्रिटिकलिटी मैपिंग, वल्नरेबिलिटी मैपिंग और सभी बूथों का निरीक्षण, सेक्टर और मजिस्ट्रेट्स के द्वारा भ्रमण और पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा भ्रमण, सभी चीजें तैयार कर ली है। जो निर्वाचन को लेकर हमारी आवश्यकताएं हैं, कार्मिकों की आवश्यकता, उनके प्रशिक्षण की आवश्यकता, EVM की आवश्यकता और रवानगी को लेकर वाहन या अन्य जो हमारे लॉजिस्टिक्स की आवश्यकताएं हैं, सभी को लेकर कार्रवाई कर ली गई है। सभी निविदाएं भी संपन्न करा ली गई हैं। इलेक्शन मटेरियल का भी प्रोक्योरमेंट हम लोगों ने समय पर पूरा कर लिया है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि आज माननीय निर्वाचन आयोग ने आज अधिसूचना जारी कर दी है। तो जैसे ही ये जारी हुई है, तुरंत हम लोगों की टीमें एक्टिवेट हो गई हैं और जनपद में हर जगह पर हमारी और जो संबंधित नगर पालिका, नगर पंचायत की टीमें हैं, वो जाके जितने भी बैनर, होर्डिंग्स जो हैं पॉलिटिकल, इनको हटाया जा रहा है। कहीं कोई अगर दीवार इस तरह की चीज़ें लिखी हुई हैं पॉलिटिकल, तो उसको भी हटाया जा रहा है। कोई प्राइवेट व्यक्ति के घर पे अगर इस तरह की होर्डिंग्स हैं और उसकी अनुमति नहीं है, तो उसको फिर हटाया जा रहा है। इसके अलावा जो है जो भी तमाम तरह के जो रूल्स होते हैं हमारे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के, जैसे कि कोई व्यक्ति अगर हुटर सायरन का प्रयोग कर रहा है। तो बुलेटिन में बात अब बागपत की कर लेते हैं, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। इस कड़ी में पुलिस की तरफ से संवेदनशील गांवों का निरीक्षण किया गया। साथ ही SP ने 90 आपराधिक लोगों को जिला बदर किया है। तो आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर दूसरे चरण में होने वाले मतदान को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने अति संवेदनशील और संवेदनशील गांवों का निरीक्षण किया और मतदाताओं से भयमुक्त होकर मतदान करने की अपील भी की। इस दौरान पुलिस ने 250 लोगों को चिन्हित किया, जिनमें से 90 आपराधिक लोगों को जिला बदर भी किया गया। जिला प्रशासन की तरफ से चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष कराने के लिए CRPF के साथ फ्लैग मार्च भी किया गया। इतना ही नहीं, चुनाव में गड़बड़ी करने वाले ऊपर विशेष निगरानी रखने के लिए
जिले में नए कैमरे लगाए जा रहे हैं, जहां जिला मजिस्ट्रेट और जिला निर्वाचन अधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह और पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय ने संवेदनशील और अति संवेदनशील गांवों का दौरा किया और लोगों से मतदान करने की अपील की। में जो छपरौली विधानसभा है हमारा, उसी में ये टांडा गांव है, जो ये सीमावर्ती गांव भी है। हमारे हरियाणा के पानीपत जनपद की सीमा मिलती है यहाँ से, और अन्य जनपद शामली की भी एक गांव की सीमा मिलती है। इसमें मेरे द्वारा और कप्तान साहब द्वारा इसमें आज भ्रमण किया गया है। हम लोगों ने इसको सीमावर्ती गांव के कारण संवेदनशील गांवों के रूप में देखा है। तो गांव वासियों से बात हुई है, 3 बूथ हैं और करीब 3800 लोग वोट डालते हैं, और गाँव वालों का ये कहना है कि सारी बूथ पर सुविधाएं वगैरह हैं और पूर्व में कभी कोई चीज़ें ऐसी नहीं हुई हैं, परंतु फिर भी सतर्क निगाह रखने की ज़रूरत है। और चूंकि लोकसभा चुनाव की घोषणा जैसा आज संभावित है 3 बजे, तो उसके क्रम में बाकी तैयारियां हम लोग कर रहे हैं। अभी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत आज डीएम साहब द्वारा और हमारे द्वारा टांडा गांव में भ्रमण किया जा रहा है। ये गांव हमारा सीमावर्ती गांव है, और इस सीमावर्ती होने की वजह से इसको संवेदनशील कैटेगरी में रखा गया है, और इसी के दृष्टिगत आज हम लोग भ्रमण किए हैं। यहाँ लोगों से वार्ता की गई है और सभी ने आश्वस्त किया है, और पुराना रिकॉर्ड भी इस तरीके का रहा है। यहाँ पे कोई भी इस तरह की समस्या नहीं रही है जिसमें किसी को चुनाव में वोट डालने से या रोके जाने की कोई बात आई हो। और हाँ, सभी लोगों ने आश्वस्त किया है कि इस चुनाव में भी ये चीज़ें रहेंगी, और बाकी जो पुलिस की तैयारियां हैं वो यहाँ पे। तो बुलेटिन में बात शामली की कर लेते हैं, जहां लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद ही पुलिस प्रशासन एक्टिव हो गया। इस दौरान पुलिस प्रशासन और नगरपालिका टीम की तरफ से होर्डिंग्स और बैनर पोस्टर हटाए गए हैं। तो लोकसभा की अधिसूचना जारी होते ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों ने कमर कस ली है। वहीं प्रत्याशियों की भागादौड़ और प्रचार भी अब पहरा लगना शुरू हो गया है। इस दौरान जिला मुख्यालय पर अधिकारियों के निर्देशन पर नगर पालिका की तरफ से सार्वजनिक स्थानों पर लगी चुनाव प्रचार सामग्री को हटाया जाना शुरू कर दिया गया है। जिला मुख्यालय और आला अधिकारियों के निर्देशन पर नगर पालिका कर्मचारी दल बल और साज सज्जा सामान के साथ सड़क पर उतरे। इस दौरान कर्मचारियों ने सार्वजनिक स्थलों और सरकारी संपत्तियों और बाकी स्थानों पर लगी चुनाव प्रचार सामग्री को हटाया। इस दौरान प्रत्याशियों और पार्टियों के प्रचार से जुड़े बड़े बड़े बैनर और होर्डिंग को भी हटाया गया और उन पे पीला पंजा चलाया गया। सर, आपके द्वारा पोस्टर उतरवाए गए हैं पूरे शहर में, क्या पूरा मामला है सर? आज जो है लोकसभा चुनाव आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता की घोषणा करने के लिए इस आचार संहिता को लागू करवाने के लिए जिलाधिकारी अब से 24 घंटे के अंदर उतरवा के शहर को पोस्टर और बैनर कर देंगे। सर, आपके द्वारा पोस्टर उतरवाए गए हैं पूरे शहर में, क्या पूरा मामला है सर? तो बुलेटिन में बात उन्नाव की कर लेते हैं, जहां चुनाव की जानकारियों को लेकर डीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लोगों को जानकारी दी। तो उन्नाव में आदर्श आचार संहिता को लेकर जिलाधिकारी उन्नाव गौरांग राठी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुख्य बिंदु पर चर्चा की। बता दें कि आचार संहिता लगते ही जिला प्रशासन ने कमर कस ली, जहां आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने के निर्देश डीएम ने दिए। जिला प्रशासन के निर्देश पर वॉल पेंटिंग और बैनर होर्डिंग को हटाने का काम शुरू किया गया। साथ ही सोशल मीडिया से सभी प्लेटफॉर्म पर पैनी नजर भी रखी जा रही। जैसा कि आप अवगत हैं, पूरे देश में आदर्श आचार संहिता हमारे निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कर दी गई है। जनपद उन्नाव में चतुर्थ स्टेज में चुनाव प्रस्तावित है। उसके संबंध में विस्तृत जानकारी आज सभी मीडिया बंधुओं के साथ बैठकर आपके माध्यम से पूरे जनपद को दी गई। किस प्रकार से शेड्यूल रहेगा, कितनी कितनी लॉजिस्टिक्स रिक्वायरमेंट होगी, क्या फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जनपद उन्नाव पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी 33 उन्नाव के संबंध में, और किस प्रकार से एमसीसी का अनुपालन करा जाएगा, और क्या क्या विशेष और मुख्य चीज़ें हैं जो उम्मीदवारों से और पॉलिटिकल पार्टी से अपेक्षित है
उसके संबंध में भी जानकारी आज विस्तार पूर्वक आप लोगों के माध्यम से दी गई। जैसा कि आप अवगत हैं, पूरे देश में आदर्श आचार संहिता हमारे निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कर दी गई है। तो पीलीभीत में भी चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद प्रशासन ने कमर कस ली है। इस कड़ी में डीएम की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। तो पीलीभीत लोकसभा सीट के लिए पहले चरण यानी कि 19 अप्रैल को मतदान होने हैं, जिसको लेकर जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चुनाव की सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। जिले में कुल 1924 मतदान स्थल बनाए गए हैं, जिस पर 18,20,369 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। इसके साथ ही बताया गया कि 20 मार्च को निर्वाचन की अधिसूचना जारी की जाएगी और उम्मीदवार 27 मार्च तक अपना नॉमिनेशन फाइनल कर सकेंगे। बता दें कि पीलीभीत में बहुजन समाज पार्टी ने पूर्व मंत्री अनीस अहमद को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, जबकि बीजेपी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन ने अब तक अपना प्रत्याशी यहां पर घोषित नहीं किया है, जिसको लेकर सियासी चर्चाएं तेज हो गई हैं। तैयारी हमारी लोकसभा चुनाव को लेकर के पूर्ण है और हमारी जो लोकसभा सीट है वो 5 विधानसभाओं को लेके कंस्टिट्यूट होती है, जिसमें एक बरेली की है और 4 जो है 127 पीलीभीत है। 4 जो विधानसभाएं हैं 127 पीलीभीत है, 128 बरखेड़ा है, 129 पूरनपुर है और 130 बीसलपुर है। तैयारी हमारी लोग। तो बुलेटिन में बात हम महोबा की कर लेते हैं, जहां रमजान के महीने में एक 7 साल की बच्ची ने अपना पहला रोजा रखा है। तो रमजान का पवित्र महीना शुरू हो गया है। रमजान के पवित्र महीने में मुस्लिम लोग रोजा रखकर इबादत करते हैं, जहां सुबह की सहरी के समय रोजे की शुरुआत की जाती है और शाम को इफ्तार के समय रोजा खोला जाता है। रमजान के महीने में छोटी उम्र में भी बच्चों में रोजे रखने का उत्साह देखने को मिल रहा है। इस कड़ी में महोबा शहर की सुकलाना मोहल्ले के निवासी 7 साल की बच्ची इल्मा खातून ने अपना पहला रोजा रखा। बच्ची के रोजा रखने के से परिवार में खुशी का माहौल देखने को मिला, जहां खुद बच्ची ने रोजे को लेकर जानकारी दी। इल्मा खातून का कहना है कि रमजान शरीफ का महीना शुरू हुआ था तो मेरे मन में रोजा रखने की ख्वाहिश होने लगी, जिस पर मैंने अपनी दादी से इजाज़त मांगी। इजाज़त मिलने के बाद उसने अपना रोजा रखा। बच्ची ने आगे बताया कि उसने रोजे के दिन घर वालों के साथ और पड़ोसियों के साथ तिलावत की, जिस कारण उसे रोजे का एहसास नहीं हुआ। रोजा रखा है, मगरिब के बाद इफ्तार के और नमाज इफ्तार के। अस्सलाम वालेकुम, मैं एलवा हूँ और मैं। तो बुलेटिन में बात और लखीमपुर खीरी की कर लेते हैं, जहां मधुमिता की बहन अनशन पर बैठी हुई हैं, जिनकी तबीयत अचानक खराब हो गई। तो लखीमपुर खीरी में अनशन पर बैठी मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला की हालत खराब हो गई। उन्हें इस दौरान अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल निधि शुक्ला अमनमणि त्रिपाठी के बेटे अमनमणि को कांग्रेस पार्टी में शामिल करने और घर पर हुए हमले को लेकर आहत थी। आपको बता दें कि निधि शुक्ला कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्य हैं। निधि शुक्ला का आरोप है कि बगैर बताए उनकी सहमति से कांग्रेस ने बहन मधुमिता के हत्यारे को पार्टी में शामिल कर लिया है। इसके चलते निधि शुक्ला ने अपने घर पर अनशन शुरू किया था। इससे पहले निधि के घर पर भी हमला हुआ था। निधि शुक्ला की जिद है कि जब तक पार्टी का कोई जिम्मेदार पदाधिकारी उनसे बात करने नहीं आता, तब तक उनका अनशन जारी रहेगा। अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस पार्टी क्या इस मामले पर क्या निर्णय लेती है।
तो बुलेटिन में बात कन्नौज की कर लेते हैं, जहां रिश्वत लेने का मामला सामने आया है। रिश्वत लेते कर्मचारी की वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल की जा रही है। तो कन्नौज में एक बार फिर से रिश्वत लेने का मामला सामने आया, जहां ब्लॉक कर्मचारी की तरफ से रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हो गई। बता दें कि सारा मामला छिबरामऊ विकासखंड कार्यालय का है, जहां पीड़ित ने बताया कि नलकूप को लेकर बोरिंग सर्टिफिकेट के नाम पर ब्लॉक कर्मचारी की तरफ से रिश्वत मांगी गई थी। वीडियो वायरल होने के बाद इस मामले में विकासखंड अधिकारी दीपांकर आर्य ने जांच के निर्देश दिए हैं। तो बुलेटिन में बात मुजफ्फरनगर की कर लेते हैं, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। तो मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने इस दौरान शातिर गौकश खुशी उर्फ जावेद को गिरफ्तार किया। बता दें कि सारा मामला चरथावल थाने के दुघेड़ू पुलिस चौकी का बताया जा रहा है। दरअसल मुजफ्फरनगर में पुलिस की तरफ से चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस की गौकश के साथ मुठभेड़ हुई, जहां पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हुआ, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जनपद मुजफ्फरनगर में उच्च अधिकारियों के निर्देशन में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी का अभियान चलाया जा रहा था, जिस क्रम में थाना चरथावल की पुलिस क्षेत्र में रवाना थी। रवाना सीधा पुलिस टीम को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुआ कि दिनांक 14/3/2024 को ग्राम कुल्हड़ी में गोकसी के घटना में शामिल एक बदमाश शामली बाईपास के तरफ से चरथावल की तरफ आ रहा है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस टीम देड़ी चौकी के पास चेकिंग की कार्रवाई शुरू कर दी। उसी समय एक बदमाश शामली बाईपास की तरफ से एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर चरथावल की तरफ आ रहा था। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, तत्काल वो मोटरसाइकिल घुमा के बाईपास की तरफ वापस भागने लगा। पुलिस टीम तत्काल उसके पीछे उसका पीछा किया। थोड़े दूर आने के बाद बाईपास के पास से ही रजवाहे की तरफ मोड़कर भागने लगा और पुलिस टीम नजदीक आई तो मोटरसाइकिल छोड़ के कूदकर भागने लगा। पुलिस टीम ने उसको जब घेराबंदी की, पुलिस से घिरता देख बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षा के प्रयास में पुलिस की जवाबी कार्रवाई फायरिंग से बदमाश के पैर में गोली लगी। जनपद मुजफ्फरनगर में उच्च अधिकारियों के निर्देशन में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी का अभियान चलाया जा रहा था, जिस क्रम में थाना चरथावल की पुलिस क्षेत्र में रवाना थी। रवाना सीधा पुलिस टीम को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुआ। तो बुलेटिन के आखिरी में बात फर्रुखाबाद की कर लेते हैं, जहां संपूर्ण समाधान दिवस पर महिला ने आत्मदाह का प्रयास किया। तो फर्रुखाबाद में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जहां पहुंची फरियादी महिला ने आत्मदाह का प्रयास किया। बता दें कि फरियादी वृद्ध महिला ने सुनवाई ना होने पर पेट्रोल डालकर आग लगाने का प्रयास किया। इस दौरान तहसील में अफरा तफरी का माहौल हो गया, जहां मौजूद गार्ड ने वृद्ध महिला के हाथ से पेट्रोल की बोतल छीनी, जिसके बाद महिला को लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल सदर तहसील के पीपर गांव की जनवरी बेगम फरियाद लेकर पहुंची थी कि प्रधान उनके चबूतरे को कब्जाने की नीयत से उनके घर के चबूतरे से सड़क बनाने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। महिला ने बताया कि संपूर्ण समाधान दिवस में अफसरों ने महिला का शिकायती पत्र ये कहकर रख लिया था कि मौके पर जाकर जांच की जाएगी, जिसके बाद उन्होंने आत्मदाह का प्रयास किया। देखिए, एक जो है जनवरी बेगम है, पुतली जो है अलाउद्दीन, तो इन्होंने जो है अपना प्रार्थना पत्र दिया और प्रॉपर उनको सुना गया। सुनकर जो है सीओ ने जो है उसको एसओ को बताया। जो है इनका कहना ये है कि एक जो है आबादी की ज़मीन में प्रधान द्वारा सड़क बनाई जा रही थी और उसको जो है इनका चबूतरा उसमें आ रहा था, उनका ये कहना है। जो है तो उस पर तत्काल एसओ को जो निर्देशित किया गया, उनका इंचार्ज को वहाँ भेजा गया। उनका ये कहना था कि वो जो है हमारे पक्ष में न्याय नहीं कर रहे हैं, इसके लिए जो एक टीम बना दी गई थी और टीम में नायब तहसीलदार और वहाँ पे एसएचओ को भेजा जा रहा था। उसके बाद वो महिला बाहर निकलते ही तुरंत जो है अपने ऊपर जो है पेट्रोल डाली। तत्काल हम लोगों ने उसको सतर्कता से उसको रोका और अभी उसको जो है हम लोग वहाँ पे एसडीएम और संबंधित थाने के एसओ गए हैं, उसका मामले का निस्तारण कराया। नहीं सर, उसका कहना है कि वो मुस्लिम है और इसलिए दबंगों ने उसकी जमीन नहीं। देखिए, अभी तो जब तक एसडीएम वहाँ पे मौके पे जाके तफ्तीश करके अपनी रिपोर्ट नहीं देते हैं, तब तक तो उसमें जो है कोई बात अलग से नहीं कही
जा सकती। रिपोर्ट आ जाए फिर उसके बाद अस्पताल। सर, समाधान दिवस में कुल कितने प्रार्थना पत्र आए? नहीं, महिला को जो है उसने अपने ऊपर चूंकि जो है उसने पेट्रोल डाल दिया था, तो इसलिए ये था जो है कि उसको प्राथमिक उपचार करने के बाद ही मौके पर उसको ले। तो यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।